हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 9th लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का। और आज हम पढ़ेंगे एरर्स। और आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन एरर्स की कि एरर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको मैथमेटिकली लिखा कैसे जाता है। और कल हम एरर्स पे बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे कि एरर्स का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरर्स से। हम जब भी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट करने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब वो जो मिस्टेक हो जाती है वो मिस्टेक और जो उस मेज़रमेंट की एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें कुछ फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मामूली सी मिस्टेक क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर या मदर आपको पैसों का बंडल गिनने के लिए दे देते हैं, सिर्फ गिनने के लिए, रखने के लिए नहीं। तो वो गिनने के लिए आपको दे देते हैं, तो आप गिनते हैं उसको। और गिनने के बाद अगर वो जो बंडल है वो अगर उसमें काउंटिंग 98 या 99 या 101 या 102 आती है तो आप उसको वापस से गिनते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक वैल्यू है कि बंडल अगर है तो 100 इसमें नोट्स होंगे। अगर 98 99 आया है तो इसका मतलब आपका कहीं मेज़रमेंट गलत है। तो इसी तरह के मेज़रमेंट कई बार हम गलत करते हैं और कई चीज़ों में हम गलत करते हैं। तो जो एरर होता है उसमें जो गलती होती है वो क्या होती है, आपने जो मेज़रमेंट किया और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उन दोनों के बीच का जो फ़र्क है उसको हम बोलते हैं एरर यानी कि मिस्टेक। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। उसको एरर कहेंगे। एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। चलिए, दो तरह के एरर्स होते हैं। वो दो तरह के एरर्स कौन कौन से हैं, एक तो सिस्टमैटिक एरर है और एक है रैंडम एरर। इन एरर्स का रोल ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम की वजह से ये एरर हुआ है। सिस्टम की वजह से मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप एक पेंसिल की लेंथ मेज़र करना चाहते हो और जिस स्केल से आप मेज़र कर रहे हैं वो स्केल टूटा हुआ होगा शायद। तो जब टूटे हुए स्केल से आप मेज़रमेंट करोगे तो आपको पता है कि वहाँ गलती आने के चांसेस हैं। तो जब आपने मेज़रमेंट की उससे पहले आपको पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे एरर्स जो प्रेडिक्टेबल होते हैं, ये एरर्स क्या हैं, प्रेडिक्टेबल हैं। मेज़रमेंट करने से पहले आपको पता था कि ये गलती होती है। आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, उसका जो वेइंग स्केल होता है, तराजू जो होता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है हर शॉप पे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता है उस पर आप देखते हैं कि पहले से कुछ डिजिट शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो पहले से 100 ग्राम शो कर रहा है लेकिन उस पर कोई भी वेट नहीं रखा हुआ है। तो या तो उसने पहले से उसमें कुछ चेंजेस किए होते हैं, वो किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले उसने कुछ तोला होगा तो उसके हिसाब से उसने किया होगा, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। तो अगर गड़बड़ी हो सकती है तो आपको पता है कि आप इसमें कोई सामान तोलेंगे तो वो जो सामान है उसकी वैल्यू गलत आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ जो सामान आपने रखा उसका जो वज़न आया वो 600 ग्राम आया। तो जो दुकानदार है उसने आपसे 600 ग्राम के पैसे जोड़ के मांगने लगा वो, तो आपने कहा कि 600 ग्राम कैसे, 100 ग्राम पहले से था, 600 ग्राम अब आया है, तो इसका मतलब है 600 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो 500 ग्राम मेरे सामान का वेट होना चाहिए, तो 500 ग्राम का आपने पैसा दिया। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये सिस्टमैटिक एरर्स कहलाते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये जो 100 ग्राम ऊपर चला गया वो ज़ीरो पे नहीं था, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर। सिस्टमैटिक एरर में इसको बोला जाता है ज़ीरो एरर। तो तीन तरह के ज़ीरो एरर्स होते हैं। एक तो ज़ीरो एरर खुद, मतलब कि जब आप जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वहाँ पे ज़ीरो से ही स्टार्टिंग हो। आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे बहुत सारे जिससे मेज़रमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नीडल जो है वो ज़ीरो पे होती है। तो ज़ीरो पे होती है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया आपको 100 ग्राम वाला, पहले से वेट उसमें 100 ग्राम शो हो रहा था, आपने
क्या किया, उस पर कुछ सामान रख दिया, फिर वो 600 ग्राम शो हुआ। तो अब देखिए 600 ग्राम क्या है, आपकी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड हो के तो 600 ग्राम उसमें शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आपके सामान की वैल्यू क्या है 500 ग्राम। तो 500 माइनस 600 तो क्या आ गया -100 ग्राम। तो ये जो -100 ग्राम है नेगेटिव है, ये आपका एरर है। मतलब कि क्या है कि आपका एरर नेगेटिव में आ रहा है। और जब भी आप उसको मेजर कर लेंगे कंप्लीट, तो उसमें से एक्चुअल वैल्यू को आप माइनस करने वाले हैं, सॉरी आप एरर को माइनस करने वाले हैं। आप मेजर्ड वैल्यू में से एरर मतलब जो 100 ग्राम का एरर है उसको माइनस कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, -0 एरर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है नीडल, मैं नीडल सिंपली बोल रहा हूँ क्योंकि आप अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक मोटे मोटे तौर पे आपके पास आइडिया होना चाहिए। नीडल विल बी अहेड ऑफ 0, 0 से आगे होगा। ठीक है, एंड तो करना क्या पड़ेगा आपको, एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड, एरर को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक होता है पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर का मतलब क्या है कि आप सामान लेने गए, आपने वेइंग स्केल पे देखा कि वहाँ पे जो नीडल है, या आपने वो वेइंग स्केल देखा हो जिस पे वज़न तोलते हैं, आपको पता है उस पर वज़न तोलते हैं, तो कई बार नीडल 0 पे ना आके वो 0 से इस तरफ होती है, 0 से कुछ इस तरफ होती है। इस तरफ का मतलब है कि वो अगर 100 किलोग्राम वो कंप्लीट शो कर सकता है, तो वो वैल्यू कहीं 98, 95, 94 पे होती है, मैंने कहा 95 पे होती है। तो आप जब उस पर चढ़े तो क्या हुआ, वो वैल्यू उसने वज़न शो किया आपका 50 किलो या 60 किलो। आपने कहा यार मैं कल ही तो मैंने मेज़र किया था इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे, वहाँ तो 65 शो कर रहा था, ये 60 शो कर रहा है, मैं एक दिन में इतना कम कैसे हो गया। तो फिर वहाँ पता चला कि वहाँ एरर है, वो 5 पहले से है और 60 आपका इतना शो हो रहा है, तो 60 + 5 कितना हो गया 65 एरर। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है आपकी 60 है, लेकिन आपका वजन एक्चुअली क्या है 65 है, तो 65 माइनस 60 क्या आ गया +5 किलोग्राम। तो एरर क्या हो गया आपका पॉजिटिव 0 एरर, मतलब प्लस में आपका एरर आ गया। और जब भी आप उसमें मेजर्ड वैल्यू जो आएगी उसमें आप एरर को ऐड कर देने वाले हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पॉजिटिव 0 एरर। तो इस कंडीशन में क्या है, नीडल विल बी बिहाइंड 0, ठीक है, और लैग्ड पीछे, लैग्ड 0 मतलब 0 से पहले होगी वो, और उस कंडीशन में एरर विल बी एडेड, एरर को ऐड किया जाएगा। क्या समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट की बात। अब बात करते हैं रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोई सा भी एरर, मतलब कि आप जब कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त बता नहीं सकते कि ये एरर इसमें आएगा ही या नहीं आएगा, समझ में, वो रैंडम एरर कहलाता है। वो जो नोटों का गिनना था, क्या आपको गिनने से पहले पता था कि आप गलती करेंगे, नहीं। आप एक लेंथ मेजर करते हैं, तो लेंथ मेजर करते टाइम आप कई बार उसको 4.5 सेंटीमीटर की जगह 4.6 सेंटीमीटर मेजर कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की लेंथ फॉर एग्जांपल आई 5 और 6 के बीच में, किसके 4.5 और 4.6 के बीच में आई, तो आपने कंसीडर कर लिया क्या है कि 4.6 सेंटीमीटर है। वहाँ गलती आपकी नहीं थी, वहाँ पे ये पता नहीं था कि वो एरर वहाँ आ जाएगा। वहाँ पे हम क्या इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, क्या इंस्ट्रूमेंट में गलती है, मैं कहूँगा हाँ गलती है। सर कैसे गलती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे गलत हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट तो जैसा है, ना टूटा है ना कुछ है। इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी अलग अलग सिचुएशन में होता है। सिचुएशन का मतलब है कि अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो
उस इंस्ट्रूमेंट का अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा रहा होता मतलब 4.5 और 4.6 के बीच में भी कुछ डिविजन्स और रहे होते, मतलब उसका मिनिमम मेजरमेंट जो है वो और भी कम रहा होता, तो आप उसकी लेंथ और एग्जैक्टली बता सकते थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होगा या नहीं होगा आपको पहले से नहीं पता था, लेकिन जब आपने मेजरमेंट किया तो निकल आया वो फॉल्टी। कई बार हम ह्यूमन एरर की वजह से मेजरमेंट कर देते हैं, कई बार हम पैरेलैक्स, आप क्या करते हैं जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो जहां जिस डिजिट को आपको देखना है उसके आप ऊपर रह के नहीं देखते बल्कि साइड से देखते हैं। साइड से देखेंगे तो आपको वैल्यू कुछ और नजर आएगी, यहां से देखेंगे तो वैल्यू कुछ और नजर आएगी। इसको पैरेलैक्स बोला जाता है, पैरेलैक्स बोला जाता है। बिल्कुल ऊपर लेके देखेंगे तो वैल्यू सही नजर आएगी। तो ये एक ह्यूमन एरर है, जो पर्सनल एरर है हमने जो किया है। तो इस तरह के एरर्स जिनका पहले से पता नहीं होता कि ये इनसे एरर मिलेगा हमें, उनको बोलते हैं रैंडम एरर्स, और इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, मे बी ड्यू टू faulty instrument, personal error, एक्सेट्रा। कई सारे वजहों से ये एरर्स हो सकते हैं। दीज आर नॉट प्रिडिक्टेबल, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो आप लेबोरेटरी में मेजरमेंट लेते हो वो मेजरमेंट की आपको इतनी सारी रीडिंग्स क्यों लेनी पड़ती हैं? क्योंकि आप उन एरर्स को रिड्यूस कर सके हो। तो रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का, उनको कम करने का तरीका यही होता है। आपके पास कोई और तरीका नहीं है उनको कम करने का, गलतियां हो सकती हैं। तो रैंडम एरर्स को कम करने का तरीका ये है कि आप जितने मर्जी उसके ऑब्जर्वेशंस लीजिए, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ज़्यादा आप ले सकते हैं उतने ऑब्जर्वेशंस हमें उसके लेने होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू एलिमिनेट रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को कैसे हमें एलिमिनेट करना है या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट रैंडम एरर्स। ये रैंडम एरर्स के ही टॉपिक में आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला तरीका तो होता है टेक n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए। टेक n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इसमें, ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 ये कहता है कि आपने जो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली है उन ऑब्जर्वेशंस का आप मीन ले लीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी आपकी A1, A2, A3, मैंने कहा सो ऑन AN। ठीक है, तो नाउ टेक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आप जब मीन लेंगे तो इसको आप नाम दे देंगे क्या, ए मीन। ठीक है, मीन ऑफ ए ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हो गए, n। तो ये आपके पास मीन वैल्यू आ गई। अब आप मोटे मोटे तौर पे तो ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी ठीक ठीक हो सकती है, लेकिन क्या एक्चुअली में ये ठीक हो सकती है? क्या ये इसको आप करेक्ट वैल्यू बोल सकते हैं मीन वैल्यू को? नहीं, अभी भी इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। आपने क्या किया, एक वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो नोट गिनने वाला एग्जांपल दिया था, आपके पास एक वैल्यू आई 98, एक वैल्यू आई 97, एक वैल्यू आई आपके पास 99 और एक वैल्यू आ गई आपके पास
101, ठीक है। आपने सबको ऐड करके और 4 से डिवाइड किया तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। सबको ऐड करके 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जानी चाहिए आपके पास। ये आ जाएगी आपके पास 396 डिवाइडेड बाई 4। मेरे ख्याल से इतनी आएगी, 7 and 8 5 सॉरी 395 डिवाइडेड बाई 4 और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 and 35 98.7 कुछ। तो अब देखिए आपके पास नोट कितने थे 100, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है 98.7। तो मीन लेने के बाद भी आपकी वैल्यू करेक्ट आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर, अब ये एब्सोल्यूट एरर होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है वो देखिए। एब्सोल्यूट एरर को हमेशा डेल्टा से शो किया जाता है और आप डेल्टा ले रहे हैं और ए आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई। एब्सोल्यूट एरर हर वैल्यू में इंडिविजुअल निकाला जाता है, मतलब कि हर वैल्यू में जो डिफरेंस आया है, जो एरर आया है उसको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने इसको डेल्टा A1 ले लिया, तो डेल्टा A1 जो आ जाएगा मेरे पास वो आएगा कैसे, देखिए उसको आप मीन वैल्यू से आपने अगर ऑब्जर्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दिया तो उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो हर वैल्यू में इंडिविजुअली एरर निकाला जाता है, ठीक है। सिमिलरली, और इसको हमेशा मॉड में रखा जाता है क्योंकि इसके बाद जो भी आपके पास आंसर आने वाला है वो आंसर आपके पास पॉजिटिव में आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी जो वैल्यू आई थी ऐड करके वो 98.7 आई थी इनकी मीन वैल्यू, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 98 या 99 भी थी, ठीक है, 99 थी। तो अगर मीन वैल्यू आपने रखी यहाँ पे 98.7 और A1 है आपके पास मान लीजिए 99, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन एरर जो है वो गलतियाँ कभी माइनस नहीं होती, वो हमेशा एडअप होती हैं। इसीलिए ये आंसर निकल के माइनस तो होगा, लेकिन माइनस निकलने के होने के बाद भी आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आपका जो फाइनल आंसर होगा उसके आगे माइनस साइन लगा होगा वो हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने डेल्टा A2 ले ली, तो डेल्टा A2 विल बी सिमिलर A मीन माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A मीन माइनस A3 और सो ऑन डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। अब देखिए आपने कितना काम कर लिया है। आपने काम क्या क्या किया है, मीन ले लिया, मीन लेके आप वैल्यू के अपना जो मेजरमेंट थी उसके कुछ करीब तक पहुंच गए आप। उसके बाद आपने उसमें एरर भी निकाल लिया, ठीक है। एरर निकालने के बाद ये एरर तो इंडिविजुअली निकाल लिया, लेकिन अगर पूरी वैल्यू के लिए आपको एरर निकालना है तो इनका भी मीन लेना होगा। तो टेक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का भी मीन ले लिया हमने, तो उसको हम लिखेंगे क्या, डेल्टा A मीन, और डेल्टा A मीन क्या आएगा आपके पास, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, कहाँ तक है ये, सो ऑन डेल्टा AN डिवाइडेड बाई N। ये आपके पास डेल्टा A मीन आ गया। क्या समझ में आ गई बात। तो आपके पास एक मीन वैल्यू आ गई, इसको हमने क्या नाम दिया था, A मीन, ठीक है। A मीन ये आ गई और डेल्टा A मीन ये आ गई। तो आपके पास अब जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, A एक्चुअल, मतलब इनकी जो एक्चुअल जो आपका आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या होगा, A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। और यही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मीन वैल्यू तो हमारी इतनी आ गई। अब मीन वैल्यू में जो ऊपर नीचे हो सकता है वो कितना ऊपर नीचे हो सकता है? आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो किस रेंज के बीच में लाई करेगी? वो रेंज ये डेल्टा ए मीन बताता है आपको। एब्सोल्यूट एरर आपको वो रेंज बताता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि एब्सोल्यूट एरर से आपको वो रेंज पता चलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आप लिख देंगे क्या आया आपका ए एक्चुअल विल बी इक्वल टू 98.7 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन की मैंने कहा वैल्यू आ गई क्या 2.8। ठीक है, तो 98.7 में से 2.8 घटा देंगे तो वहां से लेके और कहां तक 98.7 में 2.8 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये 101.5 तक चला जाएगा जहां तक है। हाँ, तो उतनी रेंज में आपका आंसर आ सकता है। तो हमेशा ये एरर लिए जाते हैं। अब सवाल ये है आपके दिमाग में होगा कि सर एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी भी नहीं आई, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ सकती है? तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, आपको वैल्यू की एक रेंज मिल जाती है कि आपका आंसर उस रेंज में होगा, उस रेंज में आपका आंसर हो सकता है। और वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए ये जो आपके पास वैल्यू आती है डेल्टा ए की, मतलब ये जो डेल्टा ए मीन आता है ये बहुत छोटा होना चाहिए। ये अगर बहुत छोटा होगा तो आपके पास रेंज भी कम होगी और आपके पास एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, उन वैल्यूज़ का आप ऐसे ही एक्चुअल वैल्यू निकाल के देंगे मुझे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास वैल्यूज़ हैं 38, 36, 40, 42, 44। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ए एक्चुअल या एक्चुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास वैल्यू है क्या? आपके पास वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 2, 7 एंड 8। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास ये है, इसकी आपको कैलकुलेट करनी है क्या? एक्चुअल वैल्यू। आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है,